अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जो वीडियो है इज अबाउट इवेंट स्टडी। इवेंट स्टडी को जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो देयर आर टू थिंग्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड। इवेंट स्टडी हमें बताती है कि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इस इवेंट का इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द स्टॉक रिटर्न्स ऑफ द मार्केट जिस पे आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट रिटर्न्स पे, कोई भी मार्केट हो सकती है। तो उस पे जो एट द करंट पॉइंट, उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या इम्पैक्ट होगा उस इवेंट का ऑन द स्टॉक रिटर्न्स या मार्केट रिटर्न्स। अच्छा, इस सिनेरियो में एक तो ये बात होगी। और जब हमने पीरियड ऑफ टाइम को चेक करना हो तो उसमें फिर हम देखते हैं, हम एज अ डमी वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं, डमी वेरिएबल कब क्रिएट करना है और उस सीरीज पे इवेंट का इम्पैक्ट कब चेक करना है। ये दो बातें हैं डिफरेंट। एक के लिए हम इवेंट स्टडी करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, और जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जब ये मिनट में जरा एक मिनट। और जब हम बात कर रहे होते हैं अबाउट द, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी एक्सेल। और जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमने पीरियड ऑफ टाइम में उस इवेंट का इम्पैक्ट कैसा रहा तो हम एक डमी वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। अभी में चूंकि हमारा पर्पस ये है कि हम उस सीरीज पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इम्पैक्ट चेक करें इवेंट का, वो कोई भी हो सकता है, वट एवर द इवेंट इज। तो हम उसके लिए इवेंट स्टडी का इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट प्री डिस्कशन है, जो कि एक्चुअली मेथोडोलॉजी पे जाने से पहले वो ये जरूरी है। दो तीन बातें हैं। दूसरी बात ये है कि न्यूज दो तरह की होती है। इवेंट दो तरह का होता है, एक वो होता है जो स्केड्यूल्ड होता है, एक वो होता है जो अनस्केड्यूल्ड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी जो ये कोविड का की पेंडेमिक थी, दैट वाज एन अनस्केड्यूल्ड इवेंट। जैसे बेनजीर भुट्टो की डेथ थी, दैट वाज एन अनस्केड्यूल्ड इवेंट। इस किस्म की 9/11 का वाकया था, दैट वाज एन अनस्केड्यूल्ड इवेंट। इस किस्म की इवेंट जहाँ पे पहले कोई भी प्री आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कुछ गेस किया जा सके यहाँ पे, जहाँ या कोई आर्बिट्राजर्स स्पेकुलेटर्स कोई बेनिफिट ले सकें मार्केट का, ऐसी कोई चीज नहीं होती, ऐसी कोई चीज प्री इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो एक अनस्केड्यूल्ड इवेंट है। एक इवेंट होता है जो स्केड्यूल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि जून में, फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जून में मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट होनी है। ये कंपनी हमेशा दिसंबर में डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है। इस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन होती है जो स्केड्यूल्ड होती है, उसमें जैसे टैक्स का है, जैसे बजट है, वो जून में आता है। इस किस्म की जो इवेंट होते हैं उन वो स्केड्यूल्ड होते हैं, बिकॉज यू नो कि इस डेट पे ये क्या होगा वो पहले से पता होता है। तो इन दोनों चीजों का जो ट्रीटमेंट है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले इवेंट को आइडेंटिफाई, ये इवेंट स्टडी को एग्जीक्यूट करने से पहले ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि मैं जो इवेंट स्टडी में इम्पैक्ट चेक करने जा रही हूँ थ्रू इवेंट स्टडी, वो क्या मैं स्केड्यूल्ड न्यूज का करने जा रही हूँ या मैं अनस्केड्यूल्ड न्यूज का करने जा रही हूँ। पहली चीज तो ये हमें विंडो, एस्टिमेशन विंडो को कैलकुलेट करने में मदद देती है। दूसरी जो चीज ये है, इवेंट विंडो को कैलकुलेट करने में मदद देती है। दूसरी बात ये है कि हमें इस प्रोसेस को गुजारने में, फॉर एग्जांपल जैसे हम जिनमें हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं एक्चुअल रिटर्न्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ, और इस प्रोसेस सारे के सारे प्रोसेस का, इसमें तीन मॉडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है कांस्टेंट रिटर्न मॉडल, एक होता है कैपेब मॉडल, और एक होता है मार्केट एडजस्टेड मॉडल। ये तीनों मॉडल्स हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जो हमें सूट करता है मॉडल हम यूज करते हैं और हम उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकालते हैं। फिर जो सीरीज के रिटर्न्स होते हैं उससे हम इसको कंपेयर करते हुए अब नॉर्मल रिटर्न्स निकाल लेते हैं। एंड देन वी डिसाइड कि ये जो है बैट है या नहीं है, कब था कब नहीं था, जो भी सारी बातें हमने फैसले करने होते हैं वो हम आफ्टरवर्ड्स करते हैं। तो अगर तो आपने दो सीरीज है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टॉक की सीरीज है और एक कंट्री लेवल की सीरीज है। ठीक है, फिर एक बेंच मार्क है और एक आपकी स्टॉक की सीरीज है। तो उस केस में जब आपके पास दो सीरीज हो और अपने उन सीरीज पे इम्पैक्ट देखना हो दैट पर्टिकुलर इवेंट का, उस केस में या तो आप कैपेबल यूज करते हैं या फिर आप मार्केट एडजस्टेड मॉडल यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही सीरीज है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे 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 पास है पाकिस्तान की सीरीज है, और मैंने सिर्फ उसी सीरीज पे मैंने चेक करना है इम्पैक्ट ऑफ कोविड फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसके लिए फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इन आउट ऑफ दीज थ्री मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि मैं कांस्टेंट रिटर्न मॉडल को यूज कर लूं व्हेन आई ओनली हैव अ सिंगल सीरीज। ठीक है, तो अज्यूमिंग के दैट एट द मोमेंट वी हैव ओनली अ सिंगल सीरीज जिसमें मेरे पास, मैंने ये ले लिया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फॉर एग्जांपल, मैं उस पर किसी इवेंट का इम्पैक्ट देख रही हूँ, या जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इस जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने ये डेटा, डमी डेटा है, इट्स नॉट रियल डेटा, ये मैंने डेटा ले लिया। अब मैंने ये देखा कि जो इवेंट है वो मैं जो टेस्ट करने जा रही हूँ, क्या वो पहले से, क्या वो स्केड्यूल्ड था या अनस्केड्यूल्ड था। फॉर एग्जांपल जैसे लेट्स सपोज हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये इस 28 दिसंबर को ना, ये जो कोई कोई भी वाक़या, फॉर एग्जांपल बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई है इस दिन, ये चीज पहले से अज्यूम तो नहीं थी ना।
ये हमें उसी दिन पता चला ना कि ये जब हो गया उसके बाद हमने देखना है कि क्या पैटर्न आएगा रिटर्न पे या नहीं आएगा, जो भी होगा। इसलिए हमने इस डेट को, चूंकि इवेंट डेट है, तो इससे पीछे हम जो कहते हैं ना, प्रीवियस कुछ डेज लिए जाते हैं, कुछ फॉरवर्ड डेज ले लिए जाते हैं टू क्रिएट एन इवेंट विंडो क्रिएट करने के लिए। तो हम कुछ प्रीवियस डेज नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपका इवेंट स्केड्यूल्ड है तो उसमें आप फिर कुछ दिन आप जो है वो प्रीवियस ले लेते हैं, इवेंट से पहले, और कुछ दिन इवेंट के बाद आप ले लेते हैं। तो ये बात है। तो अब चूंकि इस इवेंट में मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल जैसे बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन की डेट है ये, लेट्स सपोज ये किसी भी लीडर की असैसिनेशन की डेट है जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, जिसकी वजह से पूरी पॉलिटिकल जो अरीना है उसमें फर्क आ सकता है। उसकी असैसिनेशन हुई है जनाब 28 दिसंबर 2017 को। तो उससे पीछे तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना, तो हमने इस डेट से ऑनवर्ड्स आगे के कुछ दिन हमने ले लिए फॉर द सेक ऑफ हमारी जो इवेंट विंडो के तौर पर। उससे पीछे जो है हमारी, ये जो है ये हमारी एस्टिमेशन विंडो है, दिस वन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक चीज कंफर्म भी कर लेती हूँ। एक बात में मुझे जस्ट एक थोड़ा सा डाउट हो रहा है। एक जस्ट गिव मी अ सेकंड। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट भी है जिसमें मैंने ये चीजें क्लियर भी की हैं। आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि जो आपकी, मैं लेबल सही कर रही हूँ, मैं जो कि इसको एस्टिमेशन विंडो कह रही हूँ वो वही है जो मैं मतलब बोल रही हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। एस्टिमेशन विंडो वो विंडो होती है जिसपे हम नॉर्मल बिहेवियर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने भी कहा ना कि 27 दिसंबर 2017 दैट इज एन इवेंट डे। इससे पीछे वाले जो दिन थे ना, फॉर एग्जाम्पल जब से मैंने डेटा लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 27 दिसंबर को कहा है इवेंट डेट, तो उससे पीछे फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी से लेकर 27 दिसंबर तक, या क्योंकि 28 को इवेंट हुआ है, तो 1 जनवरी से लेकर 2017, 27 दिसंबर 2017 तक, ये मेरी एस्टिमेशन विंडो है। इस एस्टिमेशन विंडो को क्रिएट किया जाता है ये देखने के लिए कि नॉर्मल बिहेवियर क्या होगा, नॉर्मल बिहेवियर क्या है, और अब जो हमारी इवेंट विंडो है वो क्या बिहेवियर दिखा रही है। हम इस इवेंट विंडो के बिहेवियर को कंपेयर करते हैं विद दैट बिहेवियर ऑफ एन एस्टिमेशन विंडो टू चेक व्हाट इज द डिफरेंस। क्या कोई नॉर्मल रिटर्न्स क्रिएट हुए हैं, क्या इस इवेंट की वजह से कोई चेंज आया है इन द मार्केट रिटर्न्स, ये हम चीज देख रहे होते हैं। सो दिस वाज द थिंग, ये मैं कंफर्म करना चाह रही थी और ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पर अपनी डेटा फाइल में वापस आ जाते हैं। अब अगर इस डेटा फाइल को आप देखें, तो ये जो मैंने कहा 28 दिसंबर वॉज एन इवेंट डेट, तो उससे पीछे यानी कि 27 दिसंबर, और ये 10 नवंबर से लेकर ये जो 27 नवंबर है ये मेरी इवेंट एस्टिमेशन विंडो है। ये मैं कैलकुलेट करूंगी निकालने के लिए कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या है। इसके बाद जो ये 28 दिसंबर से ऑनवर्ड्स के डेट है ना, इवेंट डेट से लेकर अगले 6 दिन जो मैंने लिए हैं, 5 दिन जो मैंने लिए हैं, टोटल 6 हैं, ये मेरी इवेंट विंडो मैंने क्रिएट की है। इस इवेंट डेट, इस जो ये जो इवेंट है ये मेरे एक्चुअल रिटर्न्स हैं। एस्टिमेटेड रिटर्न को मैं एक्चुअल रिटर्न से माइनस करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा, जैसे आप देख भी रहे हैं, ये जो मैंने एस्टिमेटेड रिटर्न निकाले हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न सॉरी निकाले हैं, कैसे निकाले, ये मैंने एवरेज ले ली है। किसकी एवरेज ले ली है, इस एस्टिमेशन विंडो की एवरेज ले ली है। ये देखिए, फ्रॉम फॉर द वेरी स्टार्ट इसकी मैंने एवरेज ले ली, तो ये मेरे पास एक्सपेक्टेड। अब यही एक्सपेक्टेड रिटर्न इसको मैं ड्रैग करूंगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रिटर्न मॉडल है ना, तो ये कांस्टेंट रहेगा जितने भी मेरे इवेंट डेज हैं, जो भी इवेंट विंडो है उसमें जितने भी मैंने डेज लिए हैं। उसके बाद जो एबनॉर्मल रिटर्न हैं उसको मैं कैलकुलेट करूंगी। एबनॉर्मल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं आप जब आप एक्चुअल में से एक्सपेक्टेड को माइनस करते हैं, तो आपके पास एबनॉर्मल रिटर्न आ जाते हैं। ये मैंने एबनॉर्मल रिटर्न निकाल दिए, ठीक है, क्योंकि वो सारा सेम ही है, तो एक्सपेक्टेड इसी को इसीलिए कांस्टेंट रिटर्न भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न एक एवरेज वैल्यू होती है ऑफ द मार्केट रिटर्न, मार्केट की जो एस्टिमेशन विंडो होती है उसकी। उसके बाद अब मैंने टी स्टैट निकालना है। टी स्टैटिस्टिक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एबनॉर्मल रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। एबनॉर्मल रिटर्न डिवाइडेड बाय, ये टी स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है, यू कैन सी इट। एबनॉर्मल रिटर्न तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरे पास स्टैंडर्ड एरर नहीं है। स्टैंडर्ड एरर को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो सारी ऑब्जर्वेशन है ना यहाँ तक, इस वैल्यू तक, क्योंकि पहले कॉलम में तो मैंने नाम लिखा हुआ है ना, ये टोटल 49 बनती है, एक निकाल दें तो 48 रह जाएंगी। काउंट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल की ले लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉपुलेशन की भी ले लें टाइम सीरीज डेटा में। स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी ली और हमने B2 से B49, ये जो इस वैल्यू तक, यानी कि अपनी एस्टिमेशन विंडो की B2 से लेकर
49 तक मैंने उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर ली। अब मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गई, मेरे पास एन भी आ गया, मैंने उस फॉर्मूले को अप्लाई किया। और अप्लाई मैंने कैसे किया देखें, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है डिवाइडेड बाय मैंने स्क्वायर रूट लिखा, ये इसी तरह लिखेंगे, और ये जो ब्रैकेट्स है उनके अंदर मैंने एन को कर लिख दिया। ये मेरा स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट हो गया। और टी स्टैटिस्टिक को निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि एबनॉर्मल रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। इसको हम इस जो स्टैंडर्ड एरर का जो सेल है उसको हम एब्सोल्यूट कर देंगे, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो रहा ना। अगर आप देखें यहाँ पे आगे आने वाले हर कॉलम में ये जो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है वो हम एब्सोल्यूट कर देंगे, यानी कि उसे फ्रीज कर देंगे। और इसको ये चेंज होती रहेगी, पहले देखें D55 थी, उसके बाद D54, 53, 52, 51, ये चेंज होती रहेगी। अब ये भी हमने निकाल लिए टी स्टैट, हमने नॉर्मल रिटर्न्स भी निकाल लिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी हमारे पास है। अब हमने डिसीजन लेना है। अब हमने डिसीजन लेना है कि ये क्या इसका क्राइटेरिया क्या है, क्या इम्पैक्ट है या नहीं है, क्या रिटर्न्स पे चेंज आता है या नहीं आता। उसके लिए जो हम फार्मूला लगाएंगे वो ये है, वो हम एक कंडीशन लगाएंगे। हम ये देखेंगे कि अगर टी स्टैट्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1.96 है तो इसका मतलब ये है कि ये इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि उस इवेंट का हमारे रिटर्न्स पे कोई फर्क नहीं आया। अगर ये जो वैल्यू है ये लेस देन 1.96 है तो इसका मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब ये कि इम्पैक्ट आया है मार्केट रिटर्न्स का। तो हम ये बात बताएंगे। फिर उसके बाद हम जस्टिफिकेशन एंड लॉजिक तो बनाएंगे कि वाई ये क्यों आया और क्यों नहीं आया, और अगर लेट्स सपोज शुरू में आया है बाद में नहीं आया तो क्या वजह है, शुरू में नहीं आया और बाद में आया तो फिर क्या वजह है। ये जो रीजनिंग है ये तो बात की बात है, लेकिन दिस इज द आंसर, ये जो हमें डेटा दे रहा है कि क्या सिग्निफिकेंट है और क्या कहाँ पे सिग्निफिकेंस किस दिन नजर आती है और किस दिन नहीं नजर आती। उसके बाद हम ये तो हम इंडिविजुअल डे वाइज चल रहे हैं ना, डे वाइज हमने देख लिया, हर इसको एक्चुअल रिटर्न को उसी एवरेज से निकाल दिया, हर जो एक्चुअल रिटर्न है वो तो डिफरेंट है। ये हमने डे वाइज देख लिया कि इस दिन था नहीं था, इस दिन इफेक्ट था, इस दिन भी इफेक्ट था, इस दिन भी इफेक्ट था, तो क्या वजह थी। उसके बाद मे बी ये वजह ये हो सकती है कि उस दिन तो मार्केट, ये जो वाकया हुआ ये स्टॉक मार्केट क्लोज होने के बाद हुआ मे बी, या लेट्स सपोज ये मे भी हो सकता है कि अगले दिन छुट्टी हो, लेट्स सपोज ये भी बात हो सकती है। मतलब ये छुट्टी तो नहीं खैर हो सकती क्योंकि रिटर्न्स हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट वाज ओपन, बट इट देयर कैन बी एनी रीजन, हम ये हमें फाइंड आउट करने की जरूरत होती है, फिर अकॉर्डिंग टू द इवेंट हम देख रहे होते हैं। उसके बाद ये तो हमने इंडिविजुअल डिवाइस देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है हम अक्यूमुलेटेड रिटर्न्स निकालते हैं। अक्यूमुलेटेड रिटर्न्स कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल पहले दिन तो अब नॉर्मल रिटर्न इसी तरह आ जाएगा, वो इसकी बेसिस में निकलते हैं, यानी कि इसकी कम्युलेटिव जब निकालते हैं, जिस तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना वैसे ही ये निकालते हैं। जिस फॉर एग्जाम्पल पहले दिन ये आ गया, दूसरे दिन में क्या किया मैंने, इन दोनों को जमा कर दिया तो ये आ गया। तीसरे दिन क्या किया मैंने, इन को जमा तीनों को जमा कर दिया तो ये आ गया, या प्रीवियस जो समय उसमें न्यू ऐड करते जाए, जिस तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 0.170 था जो कि इन दोनों को जमा करके आया, फिर नेक्स्ट में आप जब ये लिखें तो इस 0.170 में ये ऐड कर दें तो ये आ जाएगा, फिर 0.870 में इसे ये लेस कर दें तो ये आ जाएगा। तो ये इस तरह आप कम्युलेटिव एबनॉर्मल रिटर्न्स निकाल लेंगे। उसके बाद फिर टी स्टैटिस्टिक है, उसके लिए भी आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि आपने पीछे प्रीवियस किया। आपने एबनॉर्मल रिटर्न्स को डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर किया था फॉर दिस पर्पस। यहाँ पे क्योंकि कम्युलेटिव है तो कम्युलेटिव को आप डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड एरर से, स्टैंडर्ड एरर को एब्सोल्यूट कर देंगे और यहाँ पे कम्युलेटिव एवरेज एबनॉर्मल रिटर्न्स की वैल्यू आ जाएगी, वो चेंज होती रहेगी। देखें G52 था, फिर 53, 4, लेकिन स्टैंडर्ड एरर जो है वो सेम है, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। फिर फाइनली हमने डिसीजन लेना है ऑन द बेस ऑफ कम्युलेटिव रिटर्न्स भी। उसमें भी हम यही क्राइटेरिया लगाएंगे कि अगर जो टी स्टैट की वैल्यू है वो 1.96 से अबव है तो इसका मतलब है कि वो सिग्निफिकेंट है, और अगर वो बिलो है तो इसका मतलब है कि वो इनसिग्निफिकेंट है। तो ये हम इस तरह से देखेंगे, जैसे देखें H51 इज ग्रेटर देन 1.96 तो सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज इनसिग्निफिकेंट है। तो ये बात है, ठीक है, ये बात है, यहाँ इनसिग्निफिकेंट है, इसी तरह हम इसकी कंडीशंस देखते जाएंगे। तो ये इस तरह से हम फार्मूला रिप्लेस करेंगे। ये फार्मूला जो है लगाएंगे तो हम इसके बाद उसको ड्रैग कर लेंगे और ये हमें डिसीजन दे देगा कि हमने क्या किया। इसको ध्यान से लगाने की जरूरत होती है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है, अदरवाइज आपका आंसर उलट भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इसलिए इस फॉर्मूले को लगाने के लिए जरा ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि कम्युलेटिवली क्या ये जो सिग्निफिकेंट था ये इसकी वजह से था या इसकी वजह कुछ और थी, क्या ये सिग्निफिकेंट इसकी वजह से था या इसकी वजह कुछ और थी, या वाकई उस इवेंट की वजह से था। ये फिर यहाँ से कंफर्म हो जाती है, कंफर्मेशन है। तो ये बात है, ये सारी की सारी कांस्टेंट रिटर्न मॉडल में इवेंट स्टडी की वर्किंग है। इस तरह से हम देखते हैं और इस तरह से अगर हम वर्किंग करते हैं। अब यहाँ पर तो हमने ये एस्टिमेट किया कि इससे इस दिन ही को इवेंट हुआ था, इससे पीछे कोई खबर नहीं थी, तो हमने डायरेक्ट ही इससे पीछे T+6 5 ले लिया, T+5 कर लिए, 5 डेज कर लिए। अगर हमें ये पता हो कि लेट्स सपोज जैसे प्रीवियस डेज में भी कुछ ऐसी खबरें थी फॉर एग्जांपल, तो हम इसी तरह
-5 भी कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 डेज प्रीवियस भी ले लेंगे। तो फिर हमारी अगला सपोज यहाँ पे 5 डेज बनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसको भी हम सारी वर्किंग ये वाली जो है वो यहाँ से शुरू शुरू करेंगे, और हमारी जो इवेंट विंडो विंडो है वो फिर सेल्फ ये जो 44 है 22 दिसंबर से लेकर यहाँ तक बनेगी, 10 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक बनेगी। तो ये तरीका होता है दोनों सिनेरियोज में, मैंने आपको बता दिया। अगर इवेंट स्केड्यूल है, नॉन स्केड्यूल है तो क्या करेंगे, अगर आपके पास दो सीरीज हैं या एक सीरीज है तो क्या करेंगे, और उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इवेंट स्टडी। आई होप कि इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच।